हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन आईक्यू के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और काफ़ी सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि मैम अभी चतुर्थ श्रेणी फोर्थ ग्रेड का एग्ज़ाम आ रहा है। तो जैसे मैंने स्ट्रेटेजी शेयर की थी 10 डेज़ के लिए, तो स्टूडेंट ने बोला मैम कि कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उनके इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो भी एक बार आप हमें कराएं, जिससे कि हमारा रिविज़न हो जाए। नो डाउट, तो यही क्लास मैं आपके लिए लेके आई हूँ। और देखिए, मेरा ये मानना है, इस क्लास के पीछे जो मेरा मोटिव है वो है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन। और मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने अलग अलग सोर्सेज से और बहुत अच्छे लेवल पे तैयारी कर ली है, और अब हम सिर्फ अंतिम कड़ी या अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं, जहाँ पर सिर्फ हमें तैयारी को अपने धार देनी है। तो यहाँ इस क्लास का मोटिव आपको कुछ पढ़ाना नहीं है। क्लास का जो मोटिव है वो ये है कि क्वेश्चन के माध्यम से आप ये देख पाए कि हमारी जो तैयारी है वो किस लेवल पर है, और ये तैयारी में मुझे किन किन और वीक पॉइंट्स पर ध्यान देना है। ठीक है, तो क्लास में ज़्यादा चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी आपने चीज़ें पढ़ रखी हैं। तो सिर्फ हम क्या करेंगे, एक रिवीजन सेशन के माध्यम से एमसीक्यू देखेंगे, और इन एमसीक्यूज में से, क्योंकि देखिए जैसे मैंने कहा था कि हर एग्जाम में पिछले सालों में पूछे गए जो क्वेश्चन का ट्रेंड होता है, जो पैटर्न होता है, उसी से अक्सर क्वेश्चन रिपीटिवली आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ भी संभावना यही बन रही है कि आपसे रिपीटिवली क्वेश्चन इन्हीं में से पूछे जाएंगे, तो उनको आपको ध्यान में रखकर चलना है। तो यहाँ मैं आपको लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा बड़ी क्लास होती है, तो स्टूडेंट उसको नहीं देखना प्रिफर करते हैं। तो यहाँ पर मैं सेलेक्टिव 50 क्वेश्चंस आपके लिए लाई हूँ। उन 50 क्वेश्चंस में मैंने कोशिश की है कि लगभग सभी सेगमेंट को कवर कर लूँ, यानी जो मेन टॉपिक्स होते हैं, चाहे वाद्य यंत्र होते हैं, चाहे संत होते हैं, संप्रदाय होते हैं, ठीक है, आभूषण है, उन या लोकगीत है, उन सबको मैं यहाँ पर कवर करूंगी। क्लियर है? तो चलिए, बातें ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि अब बातें करने का टाइम नहीं है, अब तो सिर्फ और सिर्फ लास्ट में रिवीजन करने का टाइम है। तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज की क्लास का जो क्वेश्चन है, मैं बता दूं कि मैंने इसमें राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की 50 क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट लिए हैं। तो वहां पर हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा लोक वाद्य यंत्र लघु सारंगी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए भपंग, ऑप्शन बी अलगोजा, ऑप्शन सी कमायचा, ऑप्शन डी तंदूरा। तो आपको पता ही है कि ये जो क्वेश्चन है वो किस श्रेणी से लिया गया है। तो ये जो प्रश्न है वो आपके जो वाद्य यंत्र होते हैं उनकी श्रेणी से लिया गया है, यानी जो वाद्य यंत्र वाला जो सेगमेंट है वहां से ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो वाद्य यंत्र आई थिंक आपने पढ़ लिए होंगे। आपके यहाँ पर अगर हम बात करें तो विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, और ये जो वाद्य यंत्र है उनसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें वाद्य यंत्रों की, लोक वाद्य यंत्रों की, तो अलग अलग श्रेणियां हैं। जैसे है अवनद श्रेणी, आपने पढ़ा ही होगा। तत् वाद्य यंत्र जो कि तार के माध्यम से क्या ध्वनि निकलती है। सुशिर वाद्य यंत्र जिसमें हम हवा से या फूंक मारकर जो है ध्वनि उत्पन्न करते हैं। वह अवनद या जो एक होते हैं घन वाद्य यंत्र, ठीक है। तो इस प्रकार के कई सारे वाद्य यंत्र होते हैं। इसकी ट्रिक मैंने जो रील्स के माध्यम से भी आपको अवेलेबल करवाई हुई है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा कि ये जो वाद्य यंत्र होते हैं वो क्या होते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर ऑप्शन के आंसर की, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहने वाला है वो रहेगा अलगोजा। और अलगोजा जो है वो एक प्रकार से इस तरीके की बांसुरी होती है, ठीक है। दो बांसुरी होती है, नाक के माध्यम से बजाई जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अलगोजा किस श्रेणी में आता है? तो अलगोजा जो वाद्य यंत्र है वो किस श्रेणी में आता है? तो ये सुशिर वाद्य यंत्र है। दो बांसुरियां होती हैं, और दो बांसुरियों को नाक के माध्यम से क्या किया जाता है? बजाया जाता है। और इसी को सारंगी के एक प्रकार के रूप में भी देखा जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ही हम यहाँ पर डिस्कस कर पाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि मैम बहुत सारी चीजें, तो देखिए वो संभावना यहाँ पर कम बनती है, क्योंकि अब समय उतना नहीं है कि हम बहुत सारी चीजों को यहाँ पर डिस्कस करें। क्लियर है? तो आपने देखा कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है? वो हमारा क्वेश्चन है कि ये जो वाद्य यंत्र है वो
किसे कहा गया है लघु सारंगी, तो लघु सारंगी जो कहा गया है वो अलगोजा को कहा गया है, तो ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो अगला प्रश्न है ढूढ़ाड़ी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? ऑप्शन ए दक्षिण पूर्वी राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी राजस्थान, सी पश्चिमी राजस्थान, डी हाड़ौती राजस्थान। देखिए पहले तो ढूढ़ाड़ी बोली को जब हम बात करते हैं तो हम एक राजस्थान का मैप यहाँ पर लेंगे और राजस्थान के मैप में आप देखें तो ढूढ़ाड़ क्षेत्र इस क्षेत्र को कहते हैं, ठीक है। तो ढूढ़ाड़ क्षेत्र जब ये है, क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि यहाँ ढूढ़ नदी बहती है, तो ढूढ़ाड़ क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है वो ढूढ़ाड़ी बोली है, ठीक है। और ढूढ़ाड़ी बोली तो ये राजस्थान का कौन सा एरिया आ गया? उत्तर पूर्वी। तो उत्तर पूर्वी राजस्थान में जो बोली बोली जाती है उसे ढूढ़ाड़ी कहते हैं। स्पेशली हम बोले तो जयपुर का वाला जो एरिया है, टोंक वाला एरिया है, थोड़ा अजमेर वाला एरिया है, वो ढूढ़ाड़ क्षेत्र होता है जहां पर ये बोली बोली जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से भी आपसे प्रश्न, और देखिए बोलियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। मारवाड़ी बोली क्या है, निमाड़ी क्या है, रागड़ी क्या है, तो इन बोलियों से भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका क्या है? सही आंसर है। और ढूढ़ाड़ी भाषा जो है उसी बोली में ही आपके किसके आपको वो देखने को मिलती है रचनाएं। तो दादू दयाल की जो रचनाएं हैं वो आपको ढूढ़ाड़ी भाषा में या सदुकड़ी भाषा में देखने को मिलती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला जो प्रश्न है, दादू दयाल किस संप्रदाय के प्रवर्तक है? ए नाथ संप्रदाय, बी दादू पंथ, सी रामानुज संप्रदाय और डी है निरंजन संप्रदाय। देखिए दादू दयाल जो है वो बेसिकली इनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है, राजस्थान का कबीर। और इनका जो संबंध है वो राजस्थान में दूदू जगह है, दूदू में भी अगर बताए तो नरेना जो जगह है वहां पर इनकी क्या है? प्रधान पीठ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और दादू दयाल जो है उनके द्वारा एक संप्रदाय की स्थापना की गई और वो कौन सा था? वो था दादू पंथ। और दादू पंथी जो होते हैं वो शाम जो है विवाह नहीं करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दादू पंथ की जो शाखाएं होती हैं उनसे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि जो दादू पंथ है उनकी शाखाएं कौन कौन सी है, तो वहां से आपसे अक्सर जो है प्रश्न पूछा जाता है। तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि दादू जो पंथ है उनकी शाखाएं, देखो जैसे हम बात करें नागा शाखा है एक, तो नागा जो साधु होते हैं उनको क्या दादू पंथ से संबंधित माना जाता है। इसके अलावा खाकी है, खाकी के अलावा यदि हम बात करें तो और जो इसकी है वो है उत्तरादे। तो दादू दयाल जो है बेसिकली उनकी कई सारी शाखाएं हैं और इनसे भी अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे हम बात करें इनकी शाखाओं की तो नागा शाखा है, खाकी शाखा है, उत्तरादे है, और इन सबसे देखिए प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक खालसा है, विरक्त है, तो ये 5 शाखाएं आपको ध्यान में रखनी है। जब दादू दयाल जी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखनी है कि इनके मुख्य 152 शिष्य हैं और 152 में भी जो 52 है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इन्हीं को क्या कहा जाता है? 52 स्तंभ भी कहा जाता है। इनके कई सारे शिष्य हैं जिनसे आरएस से भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो हम उनमें से बात करें तो जैसे रज्जब जी है जिनके बारे में पूछा जाए, गरीबदास जी है, मस्किन दास जी है, ठीक है। ये क्या है? तो ये दादू दयाल जी के प्रमुख शिष्य हैं। और दादू दयाल जी का जो मूल नाम है वो क्या है? तो महाबली है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन जो है बी सही आंसर है। अगला प्रश्न जो है, राजस्थान में राम स्नेही संप्रदाय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा, रामडोला, टोंक, शाहपुरा, अजमेर, पुष्कर और चित्तौड़, मेवाड़। देखिए राम स्नेही जो संप्रदाय है इसकी स्थापना या इसके जो संस्थापक है वो रामदास जी माने जाते हैं, रामदास जी माने जाते हैं। और ये जो संप्रदाय है राम स्नेही संप्रदाय, इनकी जो प्रधान पीठ है वो कहाँ पर है? तो ये है शाहपुरा, और शाहपुरा कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है। और भीलवाड़ा के शाहपुरा में यहाँ पर एक मेला भी लगता है। तो फूल डोल मेले का संबंध किससे है? तो भाई वो हमें ध्यान रखना है, वो किनसे है? तो राम स्नेही संप्रदाय से ही माना जाता है। यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए हम इसके अलावा हम बात करें संप्रदायों में, जैसे मैंने बताया कि राम स्नेही संप्रदाय है, तो राम स्नेही संप्रदाय इनकी भी कई सारी जो है पीठें होती है। तो जो पीठ है जैसे मैंने बोला इनके जो स्थापक है वो रामदास जी या कई जगह रामचरण जी भी पढ़ेंगे, उनके द्वारा
इनकी स्थापना मानी जाती है और ये विजयवर्गीय वैश्य परिवार से इनका संबंध था। और इनके अगर हम बात करें कई सारे इनके गुरु थे कृपाराम जी, और ये बेसिकली पहले जयसिंह के दरबारी मंत्री भी थे, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इनकी कई सारी शाखाएं हैं, जैसे हम बात करें यहाँ पर इनकी जो शाखा है जैसे ऋण शाखा, तो ऋण शाखा में कौन है इनके प्रवर्तक, तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि ऋण शाखा के जो प्रवर्तक है वो कौन है। खेड़पा शाखा है, उनके प्रवर्तक कौन है, कहाँ पर है, यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। सिंघथल शाखा है, तो सिंघथल शाखा बीकानेर में है, हरिदास जी उनके संस्थापक हैं। खेड़पा शाखा जोधपुर के खेड़पा में है, संत रामदास जी उनके संस्थापक माने जाते हैं, तो यहाँ से भी अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। ऋण शाखा के कौन है, तो हरिदास जी है, इनको भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में किस हस्तकला को कांच की मीनाकारी के रूप में जाना जाता है। ठप्पा छपाई, कोटा डोरिया, थेवा कला, लहरिया। तो देखो हम बात करें कांच पे, तो बेरिलियम का जो कांच होता है, तो बेरिलियम के कांच पर सोने की मीनाकारी की जाती है, सोने की मीनाकारी की जाती है। और ये जो कला है वो क्या कहलाती है, तो भाई ये थेवा कला कहलाती है। और थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो भाई ये प्रतापगढ़ के सोनी परिवार की प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी सोनी परिवार के जी महेश जी सोनी है, इन्हें इसके लिए पद्मश्री भी मिला है, तो ये भी ध्यान रख लेना। इसका आंसर है ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तो वो है किस चित्रकला शैली को मुगल राजपूत कला का मिश्रण माना जाता है। फड़ चित्रकला, बूंदी चित्रकला, किशनगढ़ चित्रकला और मेवाड़ चित्रकला। देखिए मुगल और राजपूत चित्रकला का जो मिश्रण है, आप अगर देखेंगे तो ये आपको कहीं ना कहीं जयपुर चित्रकला या जो आमेर चित्र शैली है उसमें भी देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम यहाँ इस प्रश्न की बात कर रहे हैं, तो इस प्रश्न के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो मेवाड़ चित्र शैली है वो इसमें प्रमुख मानी जाती है। यानी अगर हम बात करें तो मेवाड़ जो चित्र शैली है उसमें आपको राजपूत कला का क्या दिया जाता है, पुट देखने को मिल जाता है। और राजपूत के साथ ही, और आपको पता है मेवाड़ है ही पूरा राजपूत एरिया जो है, तो उसको भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण हो जाता है वो हो जाता है कि मेवाड़ जो चित्र शैली है उसके ग्रंथ कौन से हैं। तो अगर हम मेवाड़ चित्र शैली के ग्रंथों की बात करें कि मेवाड़ चित्र शैली सबसे प्राचीन शैली मानी जाती है, सबसे प्राचीन चित्र शैली मानी जाती है। और ये जो चित्र शैली है इसमें एक चित्र मिलता है, वो आपको ध्यान रखना है, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूड़ी, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चित्रकला का विभाजन किसने किया था, भाई चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार ने किया था अपनी बुक, और उनकी बुक का नाम क्या था, तो भाई उनकी बुक का नाम जो था वो है राजपूत पेंटिंग। तो राजपूत पेंटिंग में उन्होंने क्या किया है, इसका पूरा डिटेल दिया है, और इस डिटेल में ये बताया है कि भाई हम अलग अलग आधार पर क्या बांट सकते हैं, इसको बांट सकते हैं। तो ये भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। यहाँ से भी आपसे जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो क्लियर है। देखिए ये आपने पहले पढ़ रखा है, मैं ऐसे मान के चल रही हूँ। और मेवाड़ चित्र शैली को फिर अलग अलग भागों में भी बांटा गया था। जैसे हम बात करें तो उदयपुर चित्र शैली भी इसी का पार्ट है, देवगढ़ चित्र शैली भी इसी का पार्ट है। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। देवगढ़ के अगर प्रमुख चित्रकार है, कलाकार हैं, वो कौन से हैं, वो भी आपको ध्यान में रखते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला यदि क्वेश्चन है तो वो है प्रसिद्ध हमीर मर्मर्दन नामक रचना किसके द्वारा रचित है। जोधराज, जयसिंह सूरी, शारंगधर और नैनचंद्र सूरी। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। अब देखिए इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है, क्योंकि ये आपको रचनाएं हैं वो एज इट इज ही याद रखनी होगी। यहाँ से आपसे डायरेक्टली जो है प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इनको तो आपको एज इट इज ही याद रखना पड़ेगा। तो उसको आप क्लियर करके चलिएगा। जितनी भी रचना है ना उनको एक बार आप देख लीजिएगा। तो ये जयसिंह सूरी की रचना है। वह कौन सा नृत्य है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन ए घूमर, ऑप्शन बी कालबेलिया, ऑप्शन सी कच्ची घोड़ी, ऑप्शन डी तेरा तारा। देखिए तो इसका सही आंसर है कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को की जो है सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया था। कालबेलिया नृत्य जो है
उसकी यदि हम बात करें तो वो कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसकी जो प्रमुख कलाकार हैं वो गुलाबो सपेरा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या दी है, प्रस्तुतियां दी है। कालबेलिया नृत्य जो है उसकी अगर हम बात करें या हम कालबेलिया जनजाति के अन्य नृत्यों की बात करें तो वो कौन कौन से हैं, तो शकरिया है, बागड़िया है, इंडोणी है और आपका कौन सा है जी, पणिहारी है। तो ये बागड़िया, ये जो है सब कालबेलिया समाज के प्रमुख नृत्य हैं, तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। राजस्थान के किस लोक नृत्य पर महिलाएं सिर पर मटके के साथ नृत्य करती है? भवाई, तेरह ताली, कालबेलिया और कच्ची घोड़ी। तो देखिए इसका आंसर जो है भवाई नृत्य है। भवाई नृत्य में क्या होता है, इसमें महिलाएं सर पे 7 से 11 मटके लेके कांच पर और चलती तलवारों पर इन पर क्या करती हैं, नृत्य करती हैं। और ये भवाई नृत्य जो है इसकी प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो भाई अस्मिता काला को आपको जरूर से याद रखना है। अस्मिता काला इसकी प्रमुख है। इसके अलावा ध्यान रखना रूप सिंह शेखावत जी को भी, इसके अलावा ज्योति को भी ध्यान रखना है जो कि इसकी प्रमुख नृत्यांगना है। जयपुर की बन्नो बेगम भी इसकी नृत्यांगना है। तो इसका आंसर है ए सही। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। फट चित्रकला का संबंध किस कला से है? लोक कथाओं का कपड़े पर चित्रित करना, मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी करना, लकड़ी पर नक्काशी करना और पिछवाई कला। देखिए फट चित्रकला की यदि हम बात करते हैं तो फट चित्रकला क्या होती है कि कपड़े पर जो लोक देवी देवता होते हैं उनका चित्रण किया जाता है और उसके माध्यम से एक पूरी कहानी सुनाई जाती है। तो फट चित्रकला जो है वो काफी प्रसिद्ध है और ये जो चित्रकला है उसमें आपको पाबूजी की फट और देव नारायण जी की फट को विशेष रूप से ध्यान रखना है। सबसे प्रसिद्ध जो फट है वो देव नारायण जी की फट है और उसके अलावा पाबूजी की फट भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है क्योंकि यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखनी है कि पाबूजी की फट जो है और देव नारायण जी की जो फट है उसके बारे में भी अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आंसर सही क्या है कि लोक कथाओं को कपड़े पर चित्रित किया जाता है। फिर हम बात कर रहे हैं सोनार किले के नाम से किस किले को जाना जाता है? ए जैसलमेर का किला, बी रणथंभौर का किला, सी कुंभलगढ़ का किला, ऑप्शन डी आमेर का किला। देखिए सोनार किला जो अगर हम बात करें तो इसे जैसलमेर का किले को ही कहा जाता है और जैसलमेर के किले को ही स्वर्णगिरी भी कहा जाता है। और ये जो स्वर्णगिरी है, ठीक है, या सोवणगिरी भी कहा जाता है। इसको अगर हम बात करें तो रेगिस्तान में लंगर ढाले हुए जहाज के समान भी आकृति से बताया गया है। और ये जो जैसलमेर का किला है वो जैसलमेर के भाटी शासकों द्वारा बनाया गया था। और इसमें आपको जो ध्यान रखना है कि इसके लिए कहा गया था कि इसमें चलने के लिए जो टांगे होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, तो लोहे की होनी चाहिए। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जैसलमेर के किले को आपको ध्यान रखना है, इसमें कहीं पर भी चूने का प्रयोग नहीं किया गया है, ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न, जसनाती सिद्धों के अग्नि नृत्य का उद्भव राजस्थान के किस जिले में हुआ था? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी अलवर। तो देखिए जसनाती संप्रदाय की हम बात कर लेते हैं। तो जसनाती संप्रदाय जो है उसकी स्थापना किसने की? तो जसनाथ जी ने की है। और जसनाथ जी जहां पर भी आ जाए तो आप मान के चल लेना इनका संबंध बीकानेर से है। और जसनाती संप्रदाय के जो अनुयायी हैं उनके द्वारा ही अग्नि नृत्य किया जाता है। और अग्नि नृत्य में क्या होता है कि अंगारों पर वो चलते हैं और फायरे जो है उच्चारण करते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, यहाँ से भी आपसे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आप मान के चलिएगा, यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है वो आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो जसनाती जी आपको याद रखना है, जसनाती संप्रदाय आपको ध्यान रखना है। इनकी प्रमुख जो पीठ है वो कहाँ पर है? तो मुकाम बीकानेर में है। यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट जो है वो अग्नि नृत्य है, तो अग्नि नृत्य से यहाँ पर प्रश्न आपके पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। तो जैसे मैंने बोला कि जसनाती जो संप्रदाय है वहां पर से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो जसनाती संप्रदाय में और 2-3 चीजें आपको जो विशेष रूप से ध्यान रखनी है वो ये है कि ये जो संप्रदाय है वो क्या है, आपके राजस्थान के प्रमुख संप्रदायों के रूप में
जाना जाता है। जांगल प्रदेश के निर्गुण संत थे जसनाथ जी, और कार्तिक शुक्ल एकादशी को इनका जन्म हुआ था कतियासर में, और इनका मूल नाम जसवंत था। इनके गुरु जो थे वो गोरखनाथ है। तो ये सारे कुछ बेसिक फैक्ट हैं जो भी आपको ध्यान में रखने हैं। इनके कई सारे जो है शिष्य हैं, जैसे लाल नाथ है, चोखे नाथ है, सवाई दास है, इसके अलावा हम बात करें पालू जी है, धन्नो जी है, साजन नाथ जी है, क्योंकि आजकल इन पे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके द्वारा कई सारे ग्रंथों की भी रचना की गई थी, जैसे उसमें एक जो इम्पोर्टेंट है जो पूछा जाता है वो है सिम्बुदड़ा। सिम्बुदड़ा, तो सिम्बुदड़ा जो ग्रंथ है, ठीक है, या जसनाथ नीरी रोड़ी लोको या कोंडा जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया, तो जसनाथ जी के द्वारा लिखा गया था। तो कतियासर बीकानेर में यह अग्नि नृत्य किया जाता है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा महल के वास्तुकार कौन थे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए जेता, ऑप्शन बी लालचंद उस्ता, ऑप्शन सी मंडन, ऑप्शन डी दीपा। देखिए ऑप्शन 20 का सही आंसर है हवा महल, जो कि कहाँ पर है? जयपुर में है। किसने बनाया? तो सवाई प्रताप सिंह ने बनाया। तो भाई कितना मंजिला है? तो भाई 5 मंजिला है, और 5 मंजिल जो है उनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। ये बहुत सारी खिड़कियों और झरोखे के लिए फेमस है। तो इसके जो वास्तुकार हैं वो लालचंद उस्ता है, ध्यान में रखिएगा। प्रसिद्ध बड़ी ठनी चित्रकला शैली का संबंध किस शहर से है? नाथद्वारा, बूंदी, किशनगढ़, जोधपुर। तो किशनगढ़। देखिए किशनगढ़ शैली की जब हम बात करते हैं तो किशनगढ़ चित्र शैली की उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है बड़ी ठनी। और ये जी बड़ी ठनी है कौन जी? तो बड़ी ठनी जो है इसकी नायिका है, किसकी नायिका है? यहाँ पर मोर ध्वज निहाल चंद है, मोर ध्वज निहाल चंद जी हैं, उनकी नायिका है बड़ी ठनी, जिन्हें रसिक प्रिया भी कहा गया है। उनकी एक तस्वीर है, पेंटिंग है, उसे प्रकाश में फैयाज अली जी लेकर आए थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें भी इम्पोर्टेंट चीज है वेसरी। तो वेसरी भाई क्या है? वेसरी नाग का आभूषण है जो कि बड़ी ठनी ने पहन रखा है, ये भी आप ध्यान रखना। इस शैली के प्रमुख चित्रकारों को भी आपको ध्यान रखना है। तो चित्रकार कौन है जी? एक तो अमीचंद जी है, ठीक है, मोरध्वज निहाल चंद्र है, सूर्य ध्वज जी है, ये सब कौन है? तो ये इस चित्रकला के प्रमुख चित्रकार है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। बड़ी देखिए किशनगढ़ चित्र शैली सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डेफिनेटली आपसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो इसको आप अच्छे से याद रखना। मैं पहले बता दूं क्योंकि अक्सर इसमें से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। विशेष रूप से अगर हम बात करें तो इसके जो कलाकार हैं वो जरूर से आप ध्यान रखना। लाडली दास, नागरी दास, मोरधल निहाल चंद है, ठीक है, सूर्य ध्वज है, इन सबको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध रम्मत नामक लोक नाट्य का संबंध किस क्षेत्र से है? बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर उदयपुर, जयपुर बैरकपुर, कोटा झालावाड़। देखिए रम्मत क्या है? तो रम्मत एक लोक नाट्य है जो कि विशेष रूप से बीकानेर जैसलमेर क्षेत्र में किया जाता है। और बीकानेर में एक है आचार्यों का चौक जो कि काफी फेमस है इसके लिए। ये जो लोक नाट्य है, ये लोक नाट्य बेसिकली कई सारी जो कथाएं होती हैं उन पर आधारित होता है। तो उस आधार पर इस लोक नाट्य में आपको ध्यान रखना है जैसलमेर और बीकानेर। और इसमें अगर हम बात करें तो गांधी जी को जो है स्वतंत्र बावनी तेज कवि के द्वारा क्या की गई थी? गिफ्ट की गई थी। तो वो भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा अमर सिंह की रमत है, तो रमत कई सारी होती है, इनको भी आप देख के जाइएगा, यहाँ से जनरली प्रश्न पूछा जाता है। क्लियर है? तो आंसर है ए। नेक्स्ट है, अलवर का रस्तान किसे कहा जाता है? राव अली बख्श, नवाब वाजिद अली शाह, मोहम्मद शाह रंगीले, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो अलवर का रस्तान कहा जाता है अली बख्श को, और इनके द्वारा एक ख्याल दिया गया था अली बख्शी ख्याल। तो अली बख्शी ख्याल का जो संबंध है वो किससे पूछ ले? तो भाई ये भी आपको ध्यान रखना है, अलवर से है, और ये भी अलवर से है। रसखान जी, अलवर का रसखान क्यों कहा जाता है? इन्होंने कृष्ण भक्ति पर बहुत सारे जो गीत हैं, जो ख्याल है, उनकी स्थापना की थी, इसलिए इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट, गोगा जी के गुरु का नाम क्या है? ए गोरखनाथ, तेजा जी, पाबू जी, पनराज जी। तो जी गोगा जी को अभी भी अब हम बात करें तो गोगा दशमी, गोगा जी जो है हमारे क्या है? एक लोक देवता है। और इनका संबंध कहाँ है? इनका संबंध जी भाई चूरू के ददरेवा से है। तो ये भी आप ध्यान रखना। तो इनके मंदिर जो होते हैं उन पे
बिस्मिल्लाह लिखा होता है। इनके दो मंदिर प्रमुख रूप से हैं, एक तो गोगा मेडी और एक जो है शीश मेडी, दोनों को आपको ध्यान रखना है। और इनके गुरु थे गोरखनाथ, तो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला, राजपूताना शब्द सबसे पहले प्रयोग किसने किया? कर्नल जेम्स टॉड, जॉर्ज टॉमस, विलियम बेंटिंग, निम्न में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है जॉर्ज टॉमस के द्वारा किया गया था। उसके बाद में जो राजपूताना शब्द है वो, या राजस्थान या राजस्थान जो शब्द है वो कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी बुक जो है एनालिटिक्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया? तो भाई महमूद गजनवी से युद्ध किसने किया था? तो भाई हमारे जो गोगा जी थे उन्होंने किया था। और गोगा जी ने ये जो युद्ध है वो इनके जो दो मौसेरे भाई थे अर्जन सर्जन, उनसे भी किया था। और अर्जन सर्जन से जो युद्ध किया था तभी इन्होंने गजनवी जी को भी 5 बार पराजित किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है जी गोगा जी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। नेक्स्ट प्रश्न है, किस लोक नृत्य में केवल पुरुष वितरित रूप से सजाए हुए डमी घोड़ों पर सवार होकर नृत्य करते हैं? घूमर, कालबेलिया, कच्ची घोड़ी, तेरह ताली। देखिए कच्ची घोड़ी जो है वो एक तरीके से काष्ठ की बनी हुई घोड़ियां होती हैं, ठीक है। और काष्ठ की जो घोड़ियों की डमी होती है उसको कौन करते हैं? पुरुष पहन लेते हैं। और ये जो नृत्य है वो शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। और कब किया जाता है? तो मुख्य रूप से होली पर किया जाता है। कौन सा? कच्ची घोड़ी नृत्य। तो कच्ची घोड़ी नृत्य का संबंध शेखावाटी से है और इसको पुरुष ही करते हैं, होली के अवसर पर करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कठपुतली कला का प्रमुख केंद्र कौन सा जिला है जहाँ कठपुतली बनाने वालों नट या भाट समुदाय के लोग लेते हैं? तो इसका है उदयपुर, सही आंसर। किस लोक देवी के चूहों वाली देवी के रूप से जाना जाता है? शीतला माता, करणी माता, जीर्ण माता, शीला देवी। करणी माता, देखिए करणी माता को ही चूहों वाली देवी कहा जाता है। इसमें एक विशेष रूप से सफेद चूहा होता है जिसे काबा कहा जाता है। करणी माता है कहाँ? तो ये देशमुख बीकानेर में इनका मंदिर है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो हमने जोधपुर के मेहरानगढ़ की जो नींव है वो भी करणी माता के द्वारा ही लगाई गई थी। राव जोधा ने जो बनवाया था, तो उसको भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है, पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? तो पाबू जी को भाई लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। रायका जाति या रेवाड़ी जाति जो है, रायका जाति के ये आराध्य देव होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इनको प्लेग के देवता भी कहते हैं, ऊंटों के देवता कहा जाता है पाबू जी को। तो पाबू जी के बारे में ये 2-4 चीजें आपको ध्यान रखनी है, बाकी आपने पढ़ा ही होगा। नेक्स्ट, प्रसिद्ध ऊंट महोत्सव किस शहर में बनाया जाता है? तो ऊंट महोत्सव बीकानेर में बनाया जाता है। राजस्थान का वह कौन सा मेला है जो रामायण की कहानी से संबंधित है और 12 जिले में आयोजित किया जाता है? तो ये है सीताबाड़ी का मेला। और सीताबाड़ी का मेला जब याद कर रहे हो तो सीताबाड़ी अभ्यारण्य भी याद रख लेना, अभ्यारण्य। और ये किससे संबंधित है? तो सीताबाड़ी सहरिया जनजाति, तो इसे ही सहरिया जनजाति का कुंभ भी कहा जाता है, ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, ढूढ़ाड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? रिपीट हो गया, उत्तर पूर्वी राजस्थान। दादू दयाल ने अपना साधना केंद्र किससे बनाया? देखो नारायणपुर, ये नारायणपुर या नरेना आपको मिलेगा ऑप्शन में, और इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। नाथ संप्रदाय के साधु किसे गुरु मानते हैं? तो देखो नाथ संप्रदाय का संबंध जो है वो जोधपुर में ज्यादा मिलता है। जोधपुर में जो आयड़नाथ जी थे, आयड़नाथ जी, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की थी और ये अपने गुरु मानते हैं मच्छिंद्र नाथ जी। तो ये मच्छिंद्र नाथ जी को अपना क्या मानते हैं? गुरु मानते हैं। और यहाँ पर हम बात करें नाथ संप्रदाय के प्रमुख मंदिर की, तो महामंदिर है। और ये महामंदिर जो है वो कहाँ पर है? जोधपुर में है। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो जोधपुर के मानसिंह के द्वारा बनाया गया था। तो राजा मानसिंह ने इसका निर्माण किया था। ये जयपुर वाले नहीं है, ये जोधपुर वाले मानसिंह जी हैं। तो इसका आंसर हो गया मच्छिंद्र नाथ जी। संत पीपा किस राज्य के शासक थे जिन्होंने संत कबीर से प्रभावित होकर भक्ति मार्ग को अपनाया? तो देखिए संत पीपा बेसिकली कोई संत नहीं थे, ये तो जो है एक शासक थे। और बाद में ये किससे प्रभावित हो गए? ये गागरोन के शासक थे।
गागरोन के ये शासक थे और गागरोन के शासक जो थे बाद में ये क्या हुए, ये कबीर से प्रभावित हो गए और कबीर से प्रभावित होकर इन्होंने राजपाट सब त्याग दिया और भक्ति मार्ग को अपना लिया। तो गागरोन आपको ध्यान रखना, गागरोन है कहाँ जी, तो गागरोन है झालावाड़, ये भी ध्यान रखना। मीराबाई की भक्ति किस स्वरूप में संबंधित है, तो मीराबाई ने देखो जो भक्ति की थी वो आपको पता है सगुण भक्ति है, क्योंकि वो मूर्ति पूजा करती थी और कृष्ण की भक्ति। मीराबाई का जन्म जो है वो कुड़की पाली में हुआ था, आप सभी जानते हैं। और मीराबाई जो है वो जो है जिनकी शादी जो है भोजराज से हुई थी, लेकिन कम ही उम्र में उनके पति की जो है वो मृत्यु हो जाती है, विधवा बन जाती है। और उन्होंने अपने कई सारे ग्रंथ भी लिखे थे जो ब्रज भाषा में और मेवाड़ी भाषा में थे, मेवाड़ी भाषा में और ब्रज भाषा में इन्होंने अपने ग्रंथ लिखे हैं। इनके कई सारे ग्रंथ हैं जैसे नानी बाई मायक्रो, ठीक है। इसके अलावा मंगल जो है वो भी इनका ग्रंथ है। तो इनकी जो भक्ति है वो सगुण माधुर्य भाव की है, श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्ति, और ऐसा माना जाता है कि ये श्री कृष्ण की मूर्ति में भी समा गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। स्टोरी आपने बहुत पढ़ी होगी मुझे पता है। किशनगढ़ शैली की चित्रकला किस विषय के लिए प्रसिद्ध है, राधा कृष्ण प्रेम, युद्ध दृश्य, जैन चित्रण, वन्य जीव। तो देखो किशनगढ़ शैली की जो चित्रण है वो शैली राधा कृष्ण के मिलते हैं, क्योंकि जो बड़ी टणी है वो भी वैसे मोर चंद निहाल चंद को जो है कृष्ण का, और जो बड़ी टणी है जो उनकी प्रेमिका थी उसको राधा का रूप माना गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। फिर अलवर चित्रकला का मुख्य विषय, तो अलवर में जो चित्रकला थी ये इम्पोर्टेंट है। ये एक तरीके से आपकी ढूंढाड़ श्रेणी, ढूंढाड़ चित्र शैली का ही एक पार्ट है। चित्र शैली ये चित्र स्कूल का ही एक पार्ट है। और अलवर में ज़्यादातर जो है आपके दरबारी दृश्य के चित्रण किया गया है। और इसमें भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना, गणिकाओं का चित्रण, सिर्फ गणिकाओं का जो चित्रण है वो आपको अलवर शैली में ही देखने को मिलता है। इसके कई सारे चित्रकार हैं जैसे गुलाम अली और बलराज, ठीक है। तो गुलाम अली, बलराज, ये सब इनको आपको ध्यान रखना है किससे संबंधित है। तो उनके जो चित्रण थे दरबारी जीवन से, शिकार से, विलासिता से, गणिकाओं का चित्रण सिर्फ और सिर्फ अलवर श्रेणी में ही देखने को मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो गुलाम अली और बलराज इसके प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं। देलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है, आपको पता ही है। देलवाड़ा के जैन मंदिर जो है आपके माउंट आबू में स्थित है। तो माउंट आबू बोलो या सिरोही बोलो एक ही बात है। और ये जो जैन मंदिर है वो एक तरीके से आपको नक्काशी के लिए बहुत फेमस है। आपको कभी मौका मिले तो माउंट आबू जाए तो देलवाड़ा के जैन मंदिर आपको देखने ही है। इसमें कई सारे मंदिरों का समूह है, एक मंदिर नहीं है। जैसे विमल शाही मंदिर है, लक्ष्मण शाही मंदिर है, देवारानी जेठानी का बोटड़ा भी यहीं पर है स्थित, तो इनको भी ध्यान रखिएगा। सास बहू का मंदिर, देखो सास बहू का मंदिर जो है वो कहाँ पर है, सीधा पूछा जाएगा तो उदयपुर में है। बेसिकली सास बहू नाम नहीं था, इसका नाम था सहस्त्र बाहू। तो सहस्त्र बाहू को बिगाड़ते बिगाड़ते हमने क्या कर दिया जी, सास बहू कर दिया। तो ये मंदिर कहाँ पर है, ये उदयपुर के नागदा में है, यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, किराड़ू मंदिर समूह कहाँ है। देखिए किराड़ू के जो मंदिर है वो कहाँ पर है, किराड़ू मंदिर बाड़मेर में है और इनको राजस्थान के खजुराहो कहा जाता है। तो राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। और खजुराहो वैसे पूछा जाए तो कहाँ पर है, एमपी में है। और यहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं वो नारी और पुरुष के से संबंधित ज़्यादा है। तो यहाँ पर इसी को राजस्थान के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। फिर हम बात करें अगले प्रश्न की, आहड़ की शाही छत्रियां किस राजवंश से संबंधित है। तो देखो आहड़ की शाही छत्रियां जो है वो किस वंश से संबंधित है, तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका सिसोदिया राजवंश। आपको पता है कि उदयपुर में जो वंश था वो था सिसोदिया, और सिसोदिया राजवंश में जो छत्रियां थी वो कहाँ पर थी, तो वो आहड़ में है। तो ये क्या है, एक तरीके से राजशाही शमशान स्थल है और इसमें राजाओं की स्मृति इनसे जुड़ी हुई होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आहड़ एक सभ्यता भी है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला, घूमर नृत्य की उत्पत्ति कहाँ मानी जाती है। देखिए घूमर नृत्य जो है वो बेसिकली किसके द्वारा किया जाता था, तो उदयपुर की जो राजपूत रानियां थी वो करती थी इस नृत्य को। राजपूत रानियों के द्वारा किया जाता था मांगलिक अवसरों पर, ठीक है। और जो घूमर है
वो कहाँ की, तो मेवाड़ क्षेत्र की काफी प्रसिद्ध है। ये एक ऐसा नृत्य है जो कि महिलाएं गोल घुमेरदार घाघरे में करती है। तो इसको जो घाघरे की गोल घुमेर होती है उसे घूम कहा जाता है, इसलिए इस नृत्य को घूमर भी कहा जाता है। आजकल तो सभी करते हैं, हमारी घूमर से नकराड़ी काइंड ऑफ गाने पे, तो पहले सिर्फ मेवाड़ में ही किया जाता था रानियों के द्वारा। अगला है 13 ताली नृत्य में महिलाएं किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करती है, चिमटा, मंजीरा, ढोलक और चंग। तो मंजीरा, देखो 13 ताली नृत्य जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। नृत्य किसकी आराधना में किया जाता है, तो रामदेव जी की आराधना में किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें महिलाएं क्या करती हैं, तो इसमें महिलाएं बैठकर ये नृत्य करती हैं, बैठकर नृत्य किया जाता है और 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है और मंजीरों के माध्यम से ये नृत्य करती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 13 मंजीरे बांधकर लयबद्ध तरीके से ये नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, गवरी नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है। देखिए गवरी जनजाति नृत्य है, गवरी देखो लोक नृत्य भी है और एक लोक नाट्य भी है। तो लोक नृत्य भी है गवरी और लोक नाट्य भी है, और ये जो किया जाता है वो किया जाता है आपके कब, तो भाई ये नृत्य किया जाता है भादवे में, यानी रक्षाबंधन या हम बोले भाद्रपद में ये नृत्य किया जाता है। इसमें जो है भील जाति की महिलाएं या पुरुष जो है वो इस नृत्य को करते हैं। पूरी जो कहानी होती है वो शिव पार्वती पर आधारित होती है और उन्हीं को आधार बनाकर ये नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, पावड़ा किस प्रकार का नृत्य, सबको ही पता है कि एक बहुत ही सामान्य से गीत प्रचलित होता है, आओ जी जवाई जी पावड़ा। पावड़ा मतलब होता है सामान्य भाषा में अतिथि। तो अतिथि या मेहमान जो होते हैं उसके लिए पावड़ा वर्ड यूज किया जाता है, और जो अतिथि के लिए यूज किया जाता है तो इसे स्वागत नृत्य माना जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे नृत्य होते हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है, जैसे पीवड़ा नृत्य कैसे है, कुड़ंजा नृत्य क्या है, ठीक है, हरसोल नृत्य क्या है, विवाह से संबंधित कौन से, जला नृत्य बहुत पूछा जाता है जो बारात के आगमन पर किया जाता है। तो जला नृत्य जब महिलाएं बारात को देखने जाती है, ठीक है, वह अकबर के कहा से चला रहा है, तो जला नृत्य आपको ध्यान रखना ही है। इसके अलावा विवाह के अन्य नृत्य, घोड़ी नृत्य क्या है, हल्दी नृत्य क्या है, पीठ नृत्य क्या है, इसके अलावा बच्चे के समय जो गाए जाते हैं, ठीक है, मृत्यु के समय जो गाए जाते हैं वो नृत्य कौन से हैं, उनको भी एक बार देखकर जाइएगा। केसरिया बालम पधारो हमारे देश किस लोक धुन पर आधारित है, मांड, गौरी, कालबेलिया। तो देखिए केसरिया बालम, आओ नी पधारो हमारे देश, ये एक तो हमारा पर्यटन लोगो या गीत भी है। पहले वो गया था राजस्थान के लोक पर्यटन थीम जो थी वो थी जाने क्या दिग्गज, फिर बाद में अभी केसरिया बालम को ही कर दिया है। और केसरिया बालम जो है वो मांड गायकी में गाया जाता है, और इसके लिए जो प्रसिद्ध गायिका है वो कौन है, तो भाई जी वो अल्लाह जिलाई बाई है, अल्लाह जिलाई बाई के द्वारा ये गाया गया है। ठीक है, मांड गायिका में बहुत ऊंची लय पे ये गाया जाता है, और अल्लाह जिलाई बाई को ही हम कौन क्या कहते हैं, तो उन्हीं को कहते हैं अल्लाह जिलाई बाई, और इन्हीं को कहा जाता है मरु कोकिला। तो आपसे पूछने जाए भाई मरु कोकिला किसे कहा जाता है, ये ध्यान रखना। और इसके अलावा जो गौरी देवी है वो भी इस जो लोक धुन है उसको गाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, राजस्थान की शान है ये गाना। ठीक है, ये भी आपको, राज्य का लोकगीत कौन सा है, राज्य गीत कौन सा है, तो भैया हमारा जो राज्य गीत है वो कौन सा है ये आपको बताना है मुझे कमेंट बॉक्स। एक तारा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, देखो एक तारा, तारा मतलब तार, यानी जिसमें क्या है एक तार है, यानी कैसा है तत्वाद्य यंत्र है। तो ये क्या है, एक तरीके से तत्वाद्य यंत्र है, कौन सा, एक तारा, जिसे जो भिक्षुक और ये जो संत, ये जो भीख मांगने वाले साधु संत होते हैं वो इसको यूज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या है, तार वाद्य यंत्र है, तार की जगह तत्व भी हो सकता है वहां पर, ये ध्यान रखना। घर्षण वाले जो होते हैं उनको भी ध्यान रखना है, घन वाद्य यंत्र, ताल वाले भी याद रखना है, और वायु मतलब सुशीर वाले वाद्य यंत्र है, और इनकी ट्रिक मैंने दे रखी है तो उसको एक बार देख लेना। चंग किस अवसर पर बजाई जाती है, देखो चंग जो एक तरीके से आपका वाद्य यंत्र है, ठीक है, तो चंग कैसा है,
चंग जो है होली पे बजाया जाता है शेखावाटी क्षेत्र में, और होली के दिन या होली के समय जो है चंग को बजाया जाता है। चंग क्या है, एक तरीके से घन वाद्य यंत्र है, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। और होली के अवसर पर बजाया जाता है चंग, और मैंने होली के अवसर पर भी शेखावाटी में चंग है, ढप है, ये सब ढोल है, ये सब कैसे वाद्य यंत्र हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर में मांड को किस नाम से जाना जाता है? तो मांड क्या है भाई हमारी, तो मांड हमारी जो है शास्त्रीय लोक धुन है, जिसको हम पिछले में देख चुके हैं। तो मांड गायकी है, लंगा गायकी भी होती है, आपको ध्यान रखना है। मांगड़ियार भी एक शैली होती है। तो ये क्या है, हमारी एक तरीके से सांस्कृतिक धरोहर है। अगला प्रश्न, रसिक प्रिया किस कवि की रचना है जिसका प्रभाव राजस्थान पर पड़ा? तो ये कवि केशव है, इसको आप ध्यान रखना। कुछ जगह आपको बिहारी भी मिलेगा, लेकिन कवि केशव आप ध्यान रखना। वीर सतसई किसकी रचना है? देखो वीर सतसई जो है वो सूर्यमल मिश्र की रचना है, और सूर्यमल मिश्र बूंदी के राजकवि थे, बूंदी के राजकवि थे, और उनकी कई सारी रचनाएं हैं, जैसे वंश भास्कर भी इनकी रचना है। ठीक है, तो वंश भास्कर आपको ध्यान रखना है, वीर सतसई आपको ध्यान रखना है, बलवंत रासो आपको ध्यान रखना है, बलवंत रासो, सती रासो, यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, और इनका संबंध कहाँ से है, तो बूंदी के राजकवि हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, दुरसाहाड़ा किस भाषा के कवि हैं? देखिए दुरसाहाड़ा पे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो दुरसाहाड़ा की यदि हम बात करें तो डिंगल भाषा के क्या है, ये जो कवि हैं। और देखिए दो भाषा शैली होती है हमारे यहाँ, एक तो होती है डिंगल और एक होती है पिंगल, दोनों आपको ध्यान रखनी है। डिंगल जो है वो बेसिकली चारण साहित्य में ज़्यादातर इसी का प्रयोग किया जाता है। जितनी भी जो वीर रस से संबंधित रचनाएं होती हैं वो डिंगल में होती हैं, और ये जनरली पश्चिमी राजस्थान के साहित्य का लेखन होता है। पिंगल भी क्या है, ये साहित्य लेखन की विधियां हैं, साहित्यिक लेखन की विधाएं हैं। तो पिंगल आपको ध्यान रखना है, ये पूर्वी राजस्थान की है, इसमें अन्य रसों का प्रयोग किया जाता है, और जो पिंगल है वो अलग साहित्य में भी यूज की जाती है। भील जनजाति की महिलाएं सामान्यतः किस प्रकार की ओढ़नी पहनती हैं? चूंदड़ी, गैले गहरे रंग की साधारण ओढ़नी, लहरिया, गोटापत्ती। सिंपल आंसर है, काले गहरे रंग की साधारण ओढ़नी पहनती है। मेवाड़ क्षेत्र में पुरुषों की कमर पर बांधे जाना वाला वस्त्र क्या कहलाता है? पटका, साफा, चूंदड़ी, कंडला। सबको ये पता है कि इसे पटका कहा जाता है। तो अपने को जब हम वेशभूषा पढ़ेंगे तो पुरुषों के महिलाओं के जरूर पढ़ लेना, और उसमें भी जैसे पटका आपको ध्यान रखना ही है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो फड़का जो है वो आपको ध्यान रखना है। साफे के बहुत सारे प्रकार होते हैं, वो ध्यान रख लेना। आदिवासियों की चूनड़ी होती है, ताराबाद की चूनड़ी होती है, ये सब भी एक बार देख के जाइएगा, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। अंतिम प्रश्न, जामा किस प्रकार का परिधान है? लंबा, ऊपरी लंबा वस्त्र, निचला परिधान, सिर पर पहनावा और आभूषण। तो देखो जामा होता है ऊपर से नीचे तक पहना जाता है जामा, तो ये ऊपरी वस्त्र है, और जामा जो है पुरुष परिधान में आप पढ़ते हैं, तो ये एक पुरुष परिधान है, पुरुषों के द्वारा जामा पहना जाता है। एक तरीके का अगर हम बोले तो जो मुगल काल में ये प्रचलित था, और खास समारोह में जामा पहना जाता था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। समय की कमी और पेपर बहुत पास है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल से हम बात नहीं कर पाए, तो इसमें मैंने 50 क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। जहाँ तक है जो जिस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो भी हमने बात की है, और अब अगली क्लास में मैं आपके लिए कुछ और क्वेश्चन जो राजस्थान हिस्ट्री के पार्ट हैं और ज्योग्राफी के हैं उन या पॉलिटी के हैं, उनके लिए भी क्लासेस लेकर आऊँगी। तो तब तक आपको इन क्वेश्चन को देखो बिना देखे अगर आप आंसर करते हैं तो बहुत अच्छा है, एटलीस्ट उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं और आप कितना कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर देखो आप इस लास्ट मोमेंट पे भी अगर ये सोच रहे हो कि पढ़ूंगा देखूंगा, तो देखो आप वो समय नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, चीज़ों को रिवाइज करना है। तो मैं एक और सीरीज में और भी अदर राजस्थान जीके के सेगमेंट्स लेकर आऊंगी। तब तक पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, और जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ अपना ध्यान भी रखिए। थैंक यू।